हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन को कैटेगराइज किया था। ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखे थे, जिसमें हमने बोला था सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि उल्टा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और लास्ट में रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हमने उसमें सबसे पहला पार्ट कॉम्बिनेशन कर दिया था और हमने बोला था कॉम्बिनेशन किस किस के बीच में हो सकता है। कॉम्बिनेशन एलिमेंट एलिमेंट के बीच में हो सकता है, एलिमेंट कंपाउंड के बीच में हो सकता है और कंपाउंड कंपाउंड के बीच में हो सकता है। पर कंबाइन होने के बाद जब आपको स्पीशीज़ मिले तो वो एक सिंगल स्पीशीज़ होना चाहिए, यानी दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ कंबाइन होकर जब एक स्पीशीज़ देती है यानी एक कंपाउंड देती है तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। डीकम्पोजिशन इज़ द रिवर्स ऑफ इट, लाइक एक कंपाउंड जो है वो डीकम्पोज होकर डिफरेंट एलिमेंट या कंपाउंड दे सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कई तरीके से हो सकती है, बिकॉज फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन यू नीड टू ब्रेक अ सिंगल कंपाउंड, सो यू नीड एनर्जी, लाइक तो वो एनर्जी क्या है आप अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। जैसे कि हीट की फॉर्म में देंगे तो वो थर्मल डीकम्पोजिशन हो जाएगा। अगर आप वही एनर्जी डीकम्पोज करने के लिए किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी से प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर आप किसी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए यानी डीकम्पोज करने के लिए एनर्जी लाइट की फॉर्म में दे रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। तो हमने ऐसे जो है डिफरेंशिएट किया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन की सब कैटेगरी बना के। आज के लेक्चर में अपने को डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और आपका रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेकेंड। हाँ जी, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हेडिंग डालो। एक सेकेंड रुकना, जो वायर्स में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ठीक है। अब तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट कम पावरफुल एलिमेंट को रिप्लेस कर दे उसके कंपाउंड में से। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अ रिएक्शन। ठीक है, आप ये लिखते हो रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element, and that is called displacement reaction. तो हमें कौन सा पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम? तो उसके लिए हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, जिस सीरीज़ से आपको पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट कंपेरेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग होता है दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे यहाँ आप एलिमेंट लिख लो और यहाँ सिंबल लिख लीजिए, एलिमेंट, और यहाँ लिख लीजिए सिंबल। ठीक, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम। ठीक, उसके बाद आपका बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड। उसके बाद आगे भी चलती रहती है। ठीक है, आपको कॉन्टिन्यूस वे में लिखना है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के। बेरियम का क्या होता है, Ba। कैल्शियम का क्या होता है, Ca। सोडियम का Na। मैग्नीशियम इज व्हाट, Mg। एल्यूमिनियम इज व्हाट, एल्यूमिनियम Al। जिंक इज Zn। आयरन इज Fe। निकेल इज व्हाट, Ni। टिन इज व्हाट, Sn। लेड इज व्हाट, Pb। ठीक है, और भी हैं एलिमेंट और यहाँ सिंबल। लेड के बाद आपका आता है हाइड्रोजन।
ठीक, H। उसके बाद कॉपर आपका Cu, मर्क्यूरी Hg, सिल्वर Ag, एंड देन प्लेटिनम is Pt, and gold, finally gold is Au. so this is the symbol। और है क्या, जो एलिमेंट जितना ऊपर है उतना ज़्यादा उसका रिएक्टिविटी है, ठीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। और बच्चों इसके बाद ये शुरू है, ठीक है। तो आपने एक अपनी कॉपी में डायरेक्ट लिखना है, मतलब लेड के बाद हाइड्रोजन लिखना है, फिर कॉपर लिखना है, एक सिंगल वर्टिकल कॉलम में लिखना है। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है। इस सीरीज में जो ऊपर होगा वो अपने नीचे वाले से स्ट्रांग होगा, मतलब बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, बेरियम। सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, कैल्शियम। मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम। और मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव बेरियम भी है, मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम भी है। तो जो भी नीचे होता है वो उसको उसके ऊपर वाले एलिमेंट डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। समझ में आई बात, जो जितना ऊपर वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव, और वो उतनी आसानी से अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। अपने से नीचे वाले एलिमेंट को आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव, एंड हेयर द गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से नीचे वाले जो एलिमेंट है, याद रखना, हाइड्रोजन से नीचे वाले जो एलिमेंट है वो एलिमेंट एसिड में से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर पाते। ये बात मेटल एंड नॉन मेटल में भी पढ़ोगे, क्या कि जो हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, इनको आप एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता, H2 गैस नहीं मिलता है। जबकि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल है, जैसे पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इन सब में अगर आप एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक। क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे मैंने अगर जिंक का रिएक्शन करवाया HCl के साथ तो मुझे नो डाउट Zn क्लोराइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा, राइट। बट अगर मैं कॉपर का रिएक्शन करूं 2HCl के साथ, ठीक है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। मैं प्लेटिनम का रिएक्शन करूं, देयर विल बी नो रिएक्शन। सो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है, ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट, क्योंकि वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते एसिड में से, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकते, बात समझ में आई। जबकि जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो सब एसिड में से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है, और क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। चलिए, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, या पता चला, जो जितना ऊपर वो उतना रिएक्टिव। चलिए, कुछ ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ नॉन मेटल भी समझ लो। वैसे मैंने नॉन मेटल एंड मेटल में भी बताया होगा आपको, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, एंड देन फिर आयोडीन की, I2 के, ये रहता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं। सम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जैसे सबसे पहले आपका आयरन सॉलिड कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन के साथ, सॉलिड है ये, एक्वस, एक्वस मतलब पानी में मिलाया हुआ है, कॉपर सल्फेट को
ठीक है, तो एक्वस है। और आपका बनेगा क्या, FeSO4 एक्वस, और साथ में कॉपर अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर देख रहे हो कहाँ है और आयरन कहाँ है, बताइए, ये रहा आयरन। तो आयरन तो कॉपर से ऊपर ही है ना, इसीलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक, ऐसे ही जिंक H2SO4 तो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट। मैंने बताया था हाइड्रोजन से जो ऊपर एलिमेंट है वो एसिड में से हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट कर देते हैं, राइट। चलिए, इसके अलावा और भी एग्जांपल, मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा लो। हाँ, एक चीज बता रहा था मैं, कॉपर का रिएक्शन करवाओ सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3। ठीक, तो आप देख पा रहे हो कि सिल्वर कॉपर से नीचे, तो इसीलिए कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है और क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर। ठीक, उसके बाद इसका उल्टा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब सिल्वर प्लेट को अगर कॉपर से नाइट्रेट में डिप करते तब नहीं होता। क्यों? क्योंकि फिर नीचे वाला ऊपर को थोड़ी ना डिस्प्लेस कर सकता है, ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर सकता है, राइट। तो चलिए और भी लिख देते हैं, जैसे सोडियम का रिएक्शन पानी के साथ लिखो। तो सोडियम बहुत एक्टिव एलिमेंट है, तो वो पानी में से भी हाइड्रोजन वापस कर देगा, निकाल देगा मतलब, तो 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। वाटर में से भी हाइड्रोजन निकाल देता है सोडियम, दिख रहा है आपको? क्यों? क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, राइट, रिएक्टिविटी सीरीज में। उसके अलावा Fe2O3 का रिएक्शन करिए एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, तो आपका क्या बनेगा, Al2O3 प्लस आयरन डिस्प्लेस हो जाएगा। क्यों? रीज़न वही, क्योंकि एल्यूमिनियम देखो कहाँ पर है, आयरन कहाँ है, नीचे, तो एल्यूमिनियम जो है आयरन से ऊपर है, इसलिए डिस्प्लेस कर देगा। तो ये कुछ एग्जांपल थे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो कैसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करो फटाफट। अच्छा, एक चीज़ बतानी थी यार कि ये रिएक्शन जो है ये बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, हाई टेम्परेचर में होता है मतलब, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है। कैसे, मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। Fe2O3 होता है, ठीक है, उसके साथ एल्यूमिनियम को हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे जो आयरन मिलता है ना, वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है, और आयरन फिर वो दो पिघला देता है बेसिकली आयरन को, कहने का मतलब ये है। Fe2O3 जो भी जनरली आयरन होगा वो आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में होगा। आप उसके एल्यूमिनियम लगा के और उस पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करो तो वो आयरन को पिघला देता है। पिघलने के बाद आयरन जुड़ जाता है, तो वेल्डिंग हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड थर्माइट वेल्डिंग या एल्यूमिनोथर्मी वेल्डिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वेल्डिंग मतलब क्या बोलोगे इस रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है एल्यूमिनोथर्मी, 2 मिनट रुको, लिखा नहीं जाएगा इससे। एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन है ये, ठीक है। थर्माइट वेल्डिंग भी बोलते हैं इसको, वेल्डिंग पर्पज से यूज होता है ये रिएक्शन, याद रख लेना। यहाँ आयरन लिक्विड स्टेट में मिलता है बिकॉज टेम्परेचर इज सो हाई दैट इट कैन इवन मेल्ट हाइड्रोजन, मेल्ट आयरन, राइट। सो ऐसा
नोट कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा, एक एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, रिएक्शन इज यूज्ड, दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। करते क्या है, जैसे आपका जो भी गोल्ड और सिल्वर होगा इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर कह रहा हूँ मैं, उसका रिएक्शन आप सोडियम साइनाइड से कराइए, सोडियम साइनाइड, तो आपका बनेगा गोल्ड और सिल्वर साइनाइड, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अकॉर्डिंगली। फिर ये जो गोल्ड और सिल्वर साइनाइड है, इसका रिएक्शन जब आप करवाओगे जिंक के साथ, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है गोल्ड और सिल्वर से। जैसे गोल्ड और सिल्वर, ठीक है चलो छोड़ो, गोल्ड और सिल्वर साइनाइड में जिंक का रिएक्शन करवाओ तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है गोल्ड या सिल्वर से, तो इसीलिए वो उसे डिस्प्लेस कर देगा, तो आपका बना देगा जिंक साइनाइड, जिंक साइनाइड, और सिल्वर और गोल्ड प्योर मिल जाएगा आपको। ठीक, और एक चीज़ और है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, ठीक, हमेशा ही एक्सोथर्मिक होता है, ये बात याद रख लेना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, पता है ना, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होता है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ठीक, चलिए अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की तरह ही, लेकिन इसमें क्या होते हैं, दोनों ही कंपाउंड होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, और उनमें क्या होता है, कैटायन एक्सचेंज हो जाता है, मतलब मेटल जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे दोनों कंपाउंड में। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। चलिए लिख लेते हैं थोड़ा डेफिनेशन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख लो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? सो दोज रिएक्शन इन विच आयनिक कंपाउंड, those reaction in which ionic compound in the solution react by exchange of their ion, by the exchange of their ion to form new compound, that is called double displacement। मैं सीधी सी बात आपको, अगर सिंगल शब्द में पूछो ना कि क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बोलूँगा जिसमें कैटायन एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, और हाँ बस यही, तो आप ये भी बोल सकते हैं द रिएक्शन इन विच कैटायन एक्सचेंज टेक प्लेस, कैटायन एक्सचेंज
टेक प्लेस। चलिए एग्जांपल दे के बताते हैं आपको। जैसे बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कर दिया हमने सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4 के साथ, तो आपका बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक, और साथ में सोडियम क्लोराइड 2NaCl, ठीक। सिमिलरली सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करेंगे सोडियम क्लोराइड के साथ, तो बनेगा AgCl का प्रेसिपिटेट, ठीक है, और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनेगा। सिमिलरली अब इन सब में क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर ये कैटायन है, ये एनायन है, यहाँ पे ये कैटायन है, ये एनायन है, तो कैटायन इसके वाला कैटायन यहाँ आ गया और इसके वाला कैटायन क्या हो गया, यहाँ आ गया, दिख रहा है, ये वाला कैटायन इधर और ये वाला कैटायन इधर। तो आपको क्या बन रहा है, BaSO4 बन रहा है, और क्योंकि ये किसके साथ आ गया, इसके साथ, तो BaSO4 बन गया, और Na किसके साथ आ गया, Cl के साथ, तो NaCl बन गया। सिमिलरली इसमें भी हो रहा है, ये वाला कैटायन इसके पास आ गया और ये वाला कैटायन इसके पास आ गया, तो कैटायन एक्सचेंज होता है बस। सिमिलरली आयरन सल्फाइड व्हेन रिएक्ट विद द डाइल्यूट H2SO4 it will give you what, that is FeSO4 plus hydrogen sulfide gas. Another is copper sulfate plus ammonium hydroxide NH4OH, and this will give you copper hydroxide will be settled plus ammonium sulfate NH4 Similarly AlCl3 aluminium chloride react with the ammonium hydroxide, तो aluminium hydroxide बन जाएगा AlOH thrice as a precipitate plus ammonium chloride। तो यही है, और भी रिएक्शंस हो सकती हैं, लिखने को तो कई रिएक्शन लिख दें यहाँ पर, ठीक, और लिख देते हैं। चलो, कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट कर दो, तो कॉपर सल्फाइड बनेगा एज अ प्रेसिपिटेट प्लस हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, ठीक है। तो यही है, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें कैटायन एक्सचेंज टेक प्लेस होता है बस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रेडॉक्स रिएक्शन, तो नोट कर लो फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको करना है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज अ लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। लास्ट कैटेगरी जो थी वो क्या थी, रेडॉक्स रिएक्शन थी। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली दो शब्दों से बना हुआ है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, ठीक। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, जब किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम बोलते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ये पहली डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है कि किसी कंपाउंड से अगर हाइड्रोजन रिलीज हुआ, ऑक्सीजन नहीं ऐड हुआ, ठीक है, अब किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिलीज हुआ है तो भी वो ऑक्सीडेशन है, समझ में आई। किसी कंपाउंड से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गया, सॉरी ऑक्सीजन ऐड हुआ किसी कंपाउंड में, तो आप क्या कहते हैं, वो ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिलीज हो गया तो भी ऑक्सीडेशन हुआ है, और किसी कंपाउंड ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो भी वो ऑक्सीडेशन है। So there are three types of definition of oxidation, and similarly the definition of the reduction will be opposite of it, right? तो कैसे opposite, जैसे अगर removal of oxygen होगा तो that is called reduction, addition of hydrogen होगा that is also called reduction, and if addition of electron that is also called reduction। तो हम देखते हैं क्या, सबसे पहले
अपने को क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको आप रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। कभी कभी जब रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, चलिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऑक्सीडेशन और यहाँ लिखता हूँ मैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। और मैंने क्या बोला, दैट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक, और मैंने क्या बोला, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी का उल्टा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, addition of hydrogen is called reduction, or addition of electron is also called reduction, right। तो बढ़ते हैं आगे। अब यहीं पर 2 मिनट रुकना जरा। मैं आपको एक और चीज़ समझा दूं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखो, एजेंट कौन होते हैं, एजेंट वो होते हैं जो दूसरों का काम करवाते हैं, ठीक है। जैसे LIC एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद का LIC नहीं करते, तुम्हारा करते हैं, ठीक है। तो कोई भी इंश्योरेंस वाला तुम्हारा इंश्योरेंस करेगा, खुद का नहीं करता। तो एजेंट क्या करता है, जो किसी का काम करता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऐसा एजेंट जो रिड्यूस करे। जो खुद जो रिड्यूस करेगा, इसका मतलब क्या होगा, समझो। पहली बात कि वो क्या करेगा, वो दूसरे को रिड्यूस करेगा। अच्छा, रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि वो दूसरे में इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन ना। दूसरे को रिड्यूस करने का मतलब वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, तो आप ये कह सकते हो ना कि रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक। और क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर कह सकते हो, हाइड्रोजन डोनर भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर वो किसी को हाइड्रोजन दे देगा तो भी वो क्या करेगा, दूसरे की रिडक्शन करवा देगा। और तीसरी बात, अगर वो ऑक्सीजन रिमूव कर दे किसी का तो भी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, द रिएजेंट which is responsible to reduce any element और कंपाउंड, ठीक। तो वो रिएजेंट जो किसी एलिमेंट या कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, इसका उल्टा। आप खुद लिख लेना क्या। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जो दूसरे को रिड्यूस करेंगे उनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो जो खुद दूसरों को इलेक्ट्रॉन देता है, इसका मतलब क्या हुई, उसकी तो ऑक्सीडेशन हुई ना। आपने यही तो पढ़ा, ठीक है, कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस, ठीक है। तो इटसेल्फ, मैं लिख दूं ये बात, इटसेल्फ इट गेट ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है, दूसरे को रिड्यूस करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, विच कॉजेज
other element or compound to oxidize। ठीक, दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पर ये बात है कि इट गेट व्हाट, रिड्यूस, खुद ही रिड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो वो दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन खुद ने उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया है तो खुद की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले की क्या होती है, रिडक्शन होती है। आपने डेफिनेशन लिखा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो किस पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है लेकिन खुद रिड्यूस होता है। ठीक, अब देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो बहुत सारे देंगे आपको, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इट फॉर्म कॉपर, क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इट विल गिव यू कॉपर प्लस पानी, वाटर। तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया, दिख रहा है, तो ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन लूज किया, लूज ऑक्सीजन, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ ना। अब मेरी बात सुनो, जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो क्या हो रहा है, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ये क्या है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसने किसे रिड्यूस किया, इसको, क्योंकि इसका ऑक्सीजन इसने खींच लिया है। ठीक है, और इसने किसे ऑक्सीडाइज किया है, इसे ऑक्सीडाइज किया है। समझ रहे हो? तो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन वो खुद रिड्यूस होता है। ठीक है, और जो खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो अच्छा क्या होगा, जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और सिमिलरली जो आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, बात समझ में आई? जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या मैंने दोबारा फंबल तो नहीं कर रहा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो क्या करे, दूसरे को रिड्यूस कर दे, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड को क्या बना दिया, कॉपर, तो ये क्या है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। खुद की इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसकी खुद की ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन वो सामने वाले को रिड्यूस कर देता है, तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सिमिलरली ये, इसने खुद की रिडक्शन की और सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया, तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। Fe2O3 व्हेन रिएक्ट विद 2Al मीनियम विल गिव यू 2Fe Al2O3 Al2O3। अब इसमें देखें हुआ क्या, बताइए, एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सीधी सी बात है। आप तो डायरेक्ट समझो, किसको रिड्यूस किया है, इसको रिड्यूस किया इसने। अच्छा, इसकी क्या हुई, इसकी हुई है रिडक्शन, और जिसकी खुद की रिडक्शन होती है वो क्या होता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि उसने सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया है। ठीक, चलिए एक और बताता हूँ मैं आपको। ये तो इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन था। ठीक, ये दो एग्जांपल क्या थे, इन टर्म्स ऑफ लूज और गेन ऑफ ऑक्सीजन। चलिए अब हम बताएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कैसे डिसाइड कर सकते हैं अपन, नोट कर लिया, प्लीज करिए। ठीक है,
चलिए नाउ इन टर्म्स ऑफ, जैसे आपके सामने लिखता हूँ रिएक्शन H2S प्लस Cl2 गैस, ठीक है, ये आपका गैस है, ये भी गैस है, और बना 2HCl प्लस सल्फर सॉलिड, ये भी बना है गैस आपका, ठीक, ये प्लस लगा है बीच में, ठीक, दिख रहा है, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, देख लेना बच्चों, ये लिखा है 2HCl गैस, ठीक। अब देखिए मेरी बात समझिए, आप थोड़ा बहुत चार्ज समझते हैं, चार्ज कैसे होता है, इसके लिए पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा, पर मैं फिर भी बताता हूँ। एक हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दो हाइड्रोजन पे दो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, 2 पॉजिटिव है, ठीक। रुक जाओ, पहले ना मैं ऑन द बेसिस ऑफ, इन टर्म्स ऑफ वो बताता हूँ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ रिमूवल और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फिर इलेक्ट्रॉन पे आएंगे अपन। देखो यहाँ देखो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो क्या होगा बताओ, ऑक्सीडेशन, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, अच्छा बताओ, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है, वो क्या है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सिमिलरली Cl2 क्या हो गया, Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हो गया है, तो इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, क्यों, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, ठीक, तो सही है। और ये क्या होगा, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही है। आगे बढ़ो, और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करिए, 3 सल्फर 2H2O, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन लूज हुआ है तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन नहीं सॉरी हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। सही है, चलो बढ़ो आगे। अब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बता दूं, ये क्या था, इन टर्म्स ऑफ लॉस, देखना स्पेलिंग, इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के गेन और लूज के हिसाब से हमने बताया, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे बच्चों एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, 2MgO2, 2MgO बनेगा, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट के ऊपर चार्ज था 0, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में, जिस फॉर्म में नेचर में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उस फॉर्म में उसके ऊपर चार्ज होता है 0, ठीक है। चार्ज को ही ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, याद रखना, चार्ज ही, एक सेकेंड रुको, चार्ज ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक, चार्ज पर एटम, ठीक, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 0 यहाँ कितना हो गया बताओ, कंबाइन स्टेट में ऑक्सीजन होता है -2, तो ये कितना हो गया, +2, तो 0 से क्या हुआ, +2 हुआ है, 0 से +2 कैसे हुआ होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तब बना होगा। और सिमिलरली ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है, इस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो उसके ऊपर चार्ज क्या है, 0, और 0 से कहाँ गया बताओ, -2 गया, तो उसका क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। सिमिलरली एक और एग्जांपल देता हूँ, हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 बनता है 2HCl, राइट। नेचुरल फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, एलिमेंटल फॉर्म में ये भी 0 है,
लेकिन कंबाइन स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट तो होगा, तो यहाँ +1 है और यहाँ क्या -1, तो 0 से कहाँ गया +1, तो क्या हुआ, चार्ज इंक्रीज हुआ है। और कैसे चार्ज इंक्रीज होता है, इसने 0 से +1 जाने में इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा ना, नेगेटिव चार्ज का लूज होना मतलब पॉजिटिव चार्ज होना, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज कोई गेन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई, तो इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तब उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। सिमिलरली Cl2 से क्या बना, Cl नेगेटिव, दिस इज व्हाट, रिडक्शन, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ऐसे ही है, समझ में आया। रिडक्शन ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म में है, यानी नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर चार्ज 0 होता है, लेकिन जैसे ही वो कंबाइन स्टेट में जाता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप होता है। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर वैलेंसी के अकॉर्डिंग, जैसे हाइड्रोजन पे H पॉजिटिव, क्लोरीन पे कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर जो 0 से प्लस जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। प्लस जाने का मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, नेगेटिव चार्ज लूज करने के बाद ही तो पॉजिटिव आता है ना। और किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन की क्या हुई है, रिडक्शन। तो ऐसे देखते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो दीज आर सम क्राइटेरिया विच कैन डिसाइड दैट वेदर द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे। एंड लास्ट आपका क्या, कोरोजन रहता है और एनसीडीटी रहता है सिर्फ, बाकी सब कुछ ख़त्म है। बहुत छोटा चैप्टर था, ठीक है, और मैंने कुछ मिस नहीं किया, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। फिर भी एक बार एनसीईआरटी आप गो थ्रू लें एक्सपेरिमेंट के लिए, पर थ्योरी ऑलमोस्ट सारी करवा दी मैंने। अब 2 चीज़ें रह गई, एनसीडीटी और कोरोजन, वो नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगी और आपका चैप्टर ख़त्म, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।